सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम मीनार पाकिस्तान से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कैसे होना चाहिए मेरे मुल्क में, लोगों के जानो माल की हिफाजत रियासत और हुक्मरान कैसे करेंगे, क्या कहा था कायद ने, सुने जरा। राइट जी, लॉ एंड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट मेंटेन किया जाए, हर हाल में मेंटेन किया जाए। तस्लीम नूरानी साहब, माइग्रेशन हो रही थी यहाँ पर, लोगों को अनसर्टेनिटी थी हर एक को, और उस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर रखना एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाए। तो उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को ये कहा कि आपका काम ये है कि इनको, जो रेफ्यूजीज़ आए हैं, इनको आपने लुक आफ्टर करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उस ज़माने में जो सिविल सर्वेंट था वो जो डिस्ट्रिक्ट में होता था वो बड़ी पावरफुल पोजीशन होती थी, और उसको कोई सूबे से चीफ मिनिस्टर से रब्ता नहीं करना पड़ता था कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। वो अगर क्राउड है तो उसको वो फेस कर सकता था, और ज़रूरी नहीं कि वो डंडे मारते या गोलियां थे। एक रेपॉर भी था कि जहाँ पर के कोई दो चार शरपसंद तंग कर रहे हैं उनको निकालना, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो सारा उस ज़माने में एक स्टाइल था। क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर था या जो मौके पे एसपी थे, उनके पास पावर्स थी और उनकी एक जिम्मेदारी थी, और जिम्मेदार वही थे। यानी अगर किसी ज़िले में कोई हालात ख़राब होते थे तो वो चीफ सेक्रेटरी को या कमिश्नर को या चीफ मिनिस्टर को नहीं पूछते थे, वो उसको पूछते थे, और दैट इज़ वाई कि वो हालात जो है वो बेहतर रहते थे। अब ओवर द ईयर्स हमने उसमें भी थोड़ी सी डाइल्यूट कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर हम जो है वो ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की तरफ चले गए और हम जुडिशल एक्टिविज़म की तरफ चले गए, विद द रिज़ल्ट के ज़ाहिरा ब्यूरोक्रेसी की भी कमज़ोरियाँ हैं, वो तो उस पर कोई शक नहीं है। एक ऐसा बंदा जो कि आपका लीडर था, जिसको पता था कि मैं मर रहा हूँ, मतलब अगर 48 में उनको इस पोजीशन पे चले गए तो मैं समझता हूँ 46-47 में भी उनको पता होगा, और वो जल्दी में थे कि, और उनकी ये चीज़ जो थी कि भाई अगर लोगों को पता नहीं लगा कि वो बीमार थे, वो एक वजह बनी मैं समझता हूँ पाकिस्तान बनने की। अदरवाइज़ वो जो अंग्रेज़ था और जो ब्रिटिश था डिले करता। और तो एक ऐसा बंदा कि वो कानून का माहिर था, कानून में बिलीव करता था, सिविल सर्वेंट की न्यूट्रलिटी में बिलीव करता था, कोई फजूल खर्ची के ख़िलाफ़ था, मेरिट पे बिलीव करता था, रिश्वत का तो सवाल ही पैदा था, ठीक है ना। तो अगर ऐसा निज़ाम कोई चलाएगा तो खामखा आपका मुल्क तरक्की करेगा। मतलब उसमें तो देखिए, यानी हुआ ये है कि ओवर द ईयर्स हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल प्रोसेस में ज़्यादा फंस गए हैं कि एक बंदा जो है उसको अगर उसकी 200 सीटें हैं और अपोजिशन की 190 सीटें हैं या 10, तो अब उसको 200 वाले को हुकूमत तो मिल गई है, मगर वो अनॉय नहीं कर सकता, टांगे खींचेगी हर वक्त वो अनॉय नहीं कर सकता, तो वो मेरिट पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि जी वो अगर करेगा तो वो 10 बंदे इधर चले जाएंगे और वो कहेंगे जी हुकूमत कोई और हो भी रहा है। तो इसका कोई तोड़ होना चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प नुकता आपने उठाया। मैं जरा जनरल साहब, ये इस वक्त क्राइसिस तो है, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो है वो गवर्नमेंट बड़ी वीक फ्रेजाइल गवर्नमेंट है, फेडरेशन में गवर्नमेंट बड़ी फ्रेजाइल है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सक्सेसिव रिजीम्स में हमने देखा कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये कामयाब नहीं हो सकी, तो क्या कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट किया जाता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, मुतनासिब नुमाइंदगी का, कि अगर ये प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी पे चले जाएं, प्लान सी पे चले जाएं। कुछ तजुर्बात तो पाकिस्तान के बनने के बाद से अब तक किए हैं हमने, लेकिन तमाम तजुर्बात का जो महवर था वो कभी पाकिस्तान नहीं था। जब फेल हुए हैं, चाहे वो अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी की सिस्टम, वो अपनी जात था महवर, वो हमेशा जात का महवर को और चीज़ थी। जो भी महवर था वो जो भी मैन इन पावर था वो महवर था। जिस दिन आप पाकिस्तान को महवर बनाकर सोचेंगे कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, यहाँ तालीम का सिस्टम जो है, जो हमारे जिसके ज़ात बरादरी का है, या जो हमारे पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है हमारे लोगों के, या जो पॉलिटिकल लीड डेवलप करके हम लेके आए हैं, उनकी क्या सोच है, जब सब चीज़ों को आप सामने रखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा
जो पार्लियामेंट्री सिस्टम और डेमोक्रेसी है जो पिछले 10 साल से चल रहा है हमारा, वो तो पार्लियामेंट ही किसी काम की नहीं कर रही है आपकी। कोई डिलीवर नहीं किया इसने पार्लियामेंट ने। मुझे नहीं याद पड़ता है, पार्लियामेंट तो खुद गुलाम है, 4-5 बंदों के आगे तो पार्लियामेंट जा नहीं सकती। जब खुद इतने बड़े बड़े लोग इतनी मेहनत से इलेक्शन लड़के आते हैं और अपने आप को उन्होंने पार्टी लीडर का गुलाम बना दिया है, तो क्या डेमोक्रेसी हो, क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप तजुर्बा आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपने पाकिस्तान चलाना है ना, आपको बैठकर एक नॉन पार्टिसान ग्रुप के तौर पे ये सोचना पड़ेगा कि यार पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है। कोई ब्रेक थ्रू तो मैं बताऊं कि लोकल बॉडी सिस्टम में एक ज़माने में था कि एक अगर ग्रुप इलेक्ट हो जाए तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता 6 महीने, साल, 2 साल। मैं समझता हूं कि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म भी आपने रखना है तो इस किस्म का क्लॉज लेके आए, मिनिमम टाइम दिया जाएगा। अगर एक गवर्नमेंट इन पावर आ जाती है तो वो ब्लैकमेल ना हो 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जो भी आप एक तरीके रखें कि भाई 5 साल का टेन्योर है, कम से कम 2 साल तक तो उसको काम करने देना बगैर कहने की। अभी ये फॉर इंस्टेंस इमरान खान साहब ने जो कहा था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, वो अभी तक नहीं कर पाए क्योंकि प्रेशर है उनके पॉलिटिशियंस पे। एलाइड जो उसमें सारे आप देख, आज जो सिस्टम है इस वक्त, लेट्स से जो आज हमारे यहाँ पाए, आज एक पार्टी जो छोटी पार्टी है, अब एक्चुअली टेल इज वैगिंग द डॉग फ्रैंकली स्पीकिंग, चाहे वो एमक्यूएम है, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ है, दे आर द वंस एक्चुअली कॉलिंग द शॉट्स। तो इस सिस्टम में इमरान खान का जितना अच्छा प्लान हो, इमरान खान जितना भी अच्छा हो, नहीं चल सकेगा। इत्तेहादियों की वजह से तो हमें ये सोचना पड़ेगा कतई नजर इसके कि क्या आप किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये हमें पसंद क्यों है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें जो लार्जेसी है ना, जिसमें लूट मार का जो आपको आंसर है वो बहुत खुला है यहाँ पे। सही। इसमें हर बंदा हर फ्री है, सही लगी हुई है, तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप जब भी बात करेंगे हंगामा शुरू हो जाएगा। अच्छा, किसी ने 8th अमेंडमेंट की बात नहीं की, मुस्लिम वालों का अजीब शोर मचाया हुआ है, 8th अमेंडमेंट पे हम जान दे देंगे। भैया आप खुदा के लिए बैठो तो सही। अभी बात कर रहे थे हमारे जो दो उस्ताद बैठे हैं हमारे यहाँ पे, आपने पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम क्या मुझे बताइए। हम तो कह रहे हैं ना कि अभी आप जाएँ साइंटिफिक ट्रैक, जिस मुल्क में तालीम का निज़ाम ही नहीं है सिरे से, जिसमें आपका निज़ाम, अगर आप निसाब देखते हैं, बलूचिस्तान में कुछ है, सिंध में कुछ है, पंजाब में कुछ है, केपी में कुछ है, आपके मुल्क में सोच ही एक नहीं है, तो क्या करना चाहते हैं आप इसमें। एक और मैं बात करना चाहूँगी, जो आज हम ये बात करते हैं ना बैठ के साहब के, भाई ये इनएक्सपीरियंस लोग हैं सारे, यार एक वकील ने इस मुल्क को बना दिया, इस मुल्क को चलाना शुरू कर दिया जब फौत हो गया सारा। आप अभी यही बात कर रहे हैं फौज के बारे में, ही हैड अ वेरी क्लियर आइडिया, सिविल सर्विस के बारे में बड़ा क्लियर आइडिया था उनको, एजुकेशन के बारे में बड़ा क्लियर आइडिया था उनको, गवर्नेंस के बारे में बड़ा क्लियर आइडिया था उनको। को बंदा तो ठीक हो ना, तो फिर इन एक्सपीरियंस इतना बड़ा हैंडीकैप नहीं बनता आपके लिए। इशू ये है की बात कि देखें, हम एक नजरियाती मुल्क है, एक हमारी आइडियोलॉजी है। अगर वो आइडियोलॉजी हमारे नौजवानों तक नहीं पहुंचेगी तो ये मुल्क किस तरह इकट्ठा रहेगा। इट इज़, अगर वो सही कह रहे हैं कि अगर सिंध में कुछ पढ़ाया जाएगा, बलूचिस्तान में कुछ पढ़ाया जाएगा, पंजाब में कुछ पढ़ाया जाएगा, एक सर्टन लेवल के ऊपर जो जहाँ आपकी पाकिस्तान स्टडी है, फिर मदारिस में कुछ और पढ़ाया जाएगा। जी जी, मदारिस में कुछ और पढ़ाया जाएगा। एक ज़माने में ये मदरसों में हर किस्म की तालीम दी जाती है, अब तो खैर बिल्कुल एकदम। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट, देखें हमने पिछले 70 साल में हमने कोई नेशन बिल्डिंग नहीं की। हमने बिल्कुल, आप टर्की को देख लें, आप ईरान को देख लें, किस तरह उन्होंने वो अपने नौजवानों में अपनी इक़दार, अपनी वैल्यूज़, ये सही कह रहे थे कि जी अब तो बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बड़ों को सलाम करते हैं, कोई बड़ा आ जाए तो, यानी कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। आपकी यंग जनरेशन, एंड लेट मी टेल यू, ठीक है आप बात करते हैं कि ये स्कूल जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये आपकी जो वेल टू डू जनरेशन है, जो आपकी इलीट है, उनकी यंग जनरेशन तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। आई एम सॉरी टू से कि इतनी ज़्यादा ड्रग्स और इतनी ज़्यादा यानी कि वेस्टर्नाइजेशन, इनको अपना ना अगला पता है ना इनको अपना कल्चर खत्म हो गया, कल्चर ही खत्म हो गया। ये बड़ा जबरदस्त आपने जो नेशन बिल्डिंग की बात की, इस पर जरा मैं आगे चल के बात करूंगा। जो कंट्री बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, जवाद अहमद साहब के सामने रखते हैं। कायद आज़म ने जो पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, जो रिसोर्सेज है पाकिस्तान के अंदर, जिनको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, करना चाहिए था, उसके बारे में कायद ने क्या फरमाया था, वो जरा ये सुनो। And regenerated our great nation. It is in your hands. We have undoubtedly done. Pakistan is blessed with enormous resources and potentiality.
Providence has endowed us with all the wealth of nature. Now it invites man to make the best of it. While the horizon is beset with dark clouds, let me appeal to you. Give this message to the people of Pakistan. राइट जी, क्या खूबसूरत, क्या जाज़िब तवज्जो आवाज़ है कायद की। कैसे झरझरी पैदा कर देती। झरझरी क्यों पैदा करती? क्योंकि सदाकत थी। आज कह रहे हैं इमरान खान साहब कि हमने टूरिज्म के पोटेंशियल को इस्तेमाल करना है। आज इमरान खान कह रहे हैं कि एक्सन वाले कह रहे हैं कि आपके समुद्र में इतने रिसोर्सेज है कि 50 साल के लिए आपको गैस की कमी नहीं होगी। जवाद अहमद साहब 70 साल पहले कायद बता रहे थे कि नेचर जो है आप और एनवायरनमेंट से फायदा हासिल करें, रिसोर्सेज से फायदा हासिल करें। पाकिस्तान में असल मसला मैंने पहले भी कहा, वो ये नहीं है कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज नहीं है या पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं हो सकती, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। पाकिस्तान का असल मसला ये है कि आम आदमी जो गरीब है, जो मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है, मेहनत कश है, उसका इस मुल्क के अंदर किसी भी हवाले से हिस्सा ही नहीं है। अगर आप पावर की बात कर लें, इलेक्ट्रल प्रोसेस की बात कर लें, अभी लोकल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे थे, लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्ट किए आज तक लेके आए? क्योंकि वो गरीब आदमी को पावर ट्रांसफर होती है, ये करना नहीं चाहते। फिर अगर आप लेजिस्लेशन में जाएं, अच्छा लोकल गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन नहीं होती, लेजिस्लेशन तो होती है फेडरल गवर्नमेंट अदारे में या जो पार्लियामेंट का और नेशनल असेंबली, सेनेट, और या फिर होती है प्रोविंशियल असेंबली में। लेकिन लेजिस्लेशन जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ही खड़ा हुआ है ना। वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। आपने इकोनॉमी को देखना होता है, उसके बाद आपने देखना होता है लोगों तक उसका फ्रूट कैसे जाएगा। अब मसला ये है कि आपके इस मुल्क के अंदर जो इतनी रिसोर्सेज आप बात कर रहे हैं वो हैं किन के पास, और बैठे कौन हुए हैं पार्लियामेंट में सारे, और वो जो लॉज बना रहे हैं, क्या कभी मैं सरमायादार या जागीरदार को बुरा नहीं कहता, मैं उसका इकोनॉमिक करैक्टर आपको बता रहा हूँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट कभी चाहेगा कि मिनिमम वेज ज़्यादा हो जाए वर्कर की, उसका तो प्रॉफिट जाएगा। क्या कभी कोई सरमायादार अपने मजदूर के लिए कानून साजी करेगा, या क्या कभी कोई जागीरदार अपने मज़ारे के लिए करेगा? तो ये कौन कर सकते हैं? ये वो कर सकते हैं जो उस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जो महरूम क्लास है। अच्छा, पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस में उस क्लास का हिस्सा ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं, देखिए हम बराबरी पार्टी पाकिस्तान, हम समझते हैं अगर हम ग्रो करते हैं, हम ग्रो इंशाल्लाह करेंगे। ये 99% की वो जमात है। हम साफ कहते हैं कि हम 1% की जमात नहीं है। हम जागीरदार, सरमायादार, सियासी पीर, जितने भी लैंड माफिया, शुगर माफिया, हम इनकी जमात नहीं है। ये किसी भी सूरत में नहीं आ सकते इसमें। अब 99% क्यों नहीं होती दुनिया में? लेबर पार्टी नहीं है। इंग्लैंड में जो भी आप उसकी इकोनॉमी देखें, अगर लेबर पार्टी ना हो वहाँ पे, जिसका अभी लंदन में जो मेयर मुंतखब हुआ है वो सादिक खान जो है, वो एक टैक्सी ड्राइवर, और वो भी इमिग्रेंट टैक्सी ड्राइवर, पाकिस्तानी का बेटा है। कोई कंजर्वेटिव ऐसा बंदा करके दिखाएं वहाँ पे जो टोरीज हैं। तो लेबर पार्टी को कौन फंड करता है वहाँ पे? लेबर पार्टी के अंदर लोग हैं कौन सारे? वो प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, लॉयर्स हैं, और वो इस तरह के लोग आते हैं। और वो फंड कौन करता है? ट्रेड यूनियंस, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, ये उसको फंड करती है। अमेरिका की हम बात करते हैं, अमेरिका में बिल क्लिंटन कौन है? स्कॉलर है, लॉयर है, प्रोफेसर है, लॉयर है, इस तरह की चीजें उसने की है सारी जिंदगी। इस पे आ जाए ओबामा क्या है? प्रोफेसर है। तो ये कौन सी पार्टी के हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है। ये डेमोक्रेट्स के हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा लेफ्ट इंक्लाइंड है, लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी है। और जो रिपब्लिकन हैं उनको आप देख लें, उनके अंदर जॉर्ज बुश है, ऑयल टाइकून है, ये ट्रंप है, ये कौन है? ये इतने बड़े बिजनेसमैन है। तो देखें, जब तक पाकिस्तान में कोई लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी, बड़ी पार्टी नहीं बनती, और उसके अंदर मेजॉरिटी अगर नहीं तो 40-50% लोग कम से कम मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास से नहीं आते, तब तक कायद का विजन जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जाके पार्लियामेंट में। और दूसरी सतह पे जो इंतजामी मामलात हैं, जितने भी मैनेजमेंट के, गवर्नेंस के, वो भी जब तक उन लोगों के पास नहीं आते। और उसके लिए लोकल गवर्नमेंट बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये हर मुल्क में राइज है। जहाँ जहाँ पे भी आपको लगेगा कि लोग जो है उनके अंदर डिस्पैरिटी कम है, वो इसीलिए होती है ना। लोग अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं, पावर लेते हैं, छोटी छोटी इतने कम्यून्स में जाके लेते हैं। पाकिस्तान में अगर ये राइज हो जाए, और आपको पता है अयूब खान के ज़माने में 80 के करीब थे जो अख्तियार थे एक काउंसलर के पास, 70 से 80 के दरमियान में। आपको पता है आज कितने हैं? 4। वो भी बड़ी मुश्किल से डेथ सर्टिफिकेट पे साइन वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। तो ये प्रोफेसर साहब, हमारा जो हायर एजुकेशन पे जो हम खर्च करते हैं वो 0.3%, और 1.2 से लेके लेस देन 2% हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं।
स्वीडन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अपने जीडीपी का 3.8% खर्च कर रहा है, पाकिस्तान 0.2% खर्च कर रहा है। तो फिर कैसे तरक्की हो सकती है सर? आप तो एशियन टाइगर नहीं बन सकते, चाहे जाए कि आप वेस्टर्न यूरोप का मुकाबला करें, आप जापान का, फार ईस्ट का मुकाबला करें, कैसे करें? देखिए जी, चीज़ें ऑब्वियस हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन, ये तो बात की बात आती है ना। आपने जो मैथ्स एजुकेशन है, पब्लिक की एजुकेशन है, सबसे पहले तो उनकी बात करनी है ना, जो एक फंडामेंटल राइट है। एक बच्चे को लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल सिखाना, ये उसका बुनियादी हक है। अगर आप उसको इससे महरूम रखते हैं तो ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन है, और बल्कि अब तो ये क्रिमिनलाइज कर दिए बहुत से मुल्कों में। हाँ। तो जब आप एक इंसानी बुनियादी हकूक़ नहीं अदा कर रहे, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब आप देखें ना, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ है। देखें ना, आप बड़े अच्छे बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्री नहीं है जी, इंडस्ट्री नहीं है, अब्जॉर्व आप कहाँ करेंगे? तो ये एक साइकिल है बेसिकली। अगर आपने देखें, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, जब प्रोडक्टिविटी है, वो इटसेल्फ वेल्थ जनरेट नहीं करती, वो तो इंडस्ट्री वेल्थ जनरेट करती है। इंडस्ट्री में नीड होगी तो ह्यूमन रिसोर्स अब्जॉर्व होगा ना। देखिए, यूनिवर्सिटी में बड़ी अच्छी रिसर्च हो गई, वो रिसर्च कौन कंज्यूम करेगा? देखिए, ये लिंक्ड है साइंस, ये लिंक्ड है आपके सोशल स्ट्रक्चर के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तभी कारआमद साबित होगी अगर आपने कल्चर ऑफ साइंस क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अगर आपके ह्यूमन राइट्स हैं, अगर आपका फर्द जो है वो वर्क एथिक पे, और अबव ऑल आपके पास रूल ऑफ लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी है। देखिए ना, जिन मुल्कों में साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी है, उनके साथ कई चीज़ें आपको मुत्तसिल नज़र आएंगी। वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ लेबर राइट्स हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके जो उस नेशन की प्रोडक्टिविटी है उसको तयन करती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान का 142वां यौम विलादत और खुसूसी प्रोग्राम जारी है। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान का तारीखी मुकाम मीनार पाकिस्तान, ये तारीखी ग्राउंड 1940 के जलसे की मुनासबत से यौम कायद यानी कायद के यौम विलादत के हवाले से बात कर रहे हैं। अब ये जो नेशन की आपने बात की, जो मियाँ साहब ने पॉइंट उठाया डॉक्टर साहब, यानी एक दो प्रोसेस है जो पैरेलल प्रोसेस है। एक कंट्री बिल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें आपने मेट्रो बना दी, अंडरपास बना दिए, एयरपोर्ट्स बना दिए, बड़े बड़े आपने स्काई स्क्रेपर्स बना दिए न्यूयॉर्क की तरह। एक नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है। जैसे ली कुआन यू ने लोगों को सिखाया कि आपने थूकना नहीं है, बाहर थूकेंगे सड़क पर तो फाइन होगा। अगर आप टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्लश करना है, अगर फ्लश नहीं करेंगे तो फाइन होगा। ये कवानीन बनाया उसने। आप सिगरेट नहीं पी सकते पब्लिक प्लेस पे, अगर करेंगे तो आपको फाइन होगा। ये नेशन बिल्डिंग है। सिखाना है कौन को कि बैठना कैसे है, खाना कैसे है, नैपकिन कैसे पकड़ना है। वो प्रोसेस जो है उसका क्या ताल्लुक है हमारे जामियात के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, एकेडमिशियंस के साथ? इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। नेशन बिल्डिंग मल्टी डायमेंशनल होती है। उसमें तालीम का अपना एक रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना एक रोल है, सेहत की सहूलियात का अपना एक रोल है, कानून का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसका अपना एक रोल है। हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, जो सिखाने की कोशिश करते हैं, जब वो लोगों को सोशल प्लेसेस में वो नहीं मिलता, वो नज़र नहीं आता, तो वो किताब के ऊपर एतमाद करना, किताब के ऊपर एतबार करना छोड़ देते हैं। वो नहीं सीखते जो स्कूल में सिखाया जाता है, वो सीखते हैं जो सड़क पर हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपने हाइजीन की बात की कि जिस सड़क पे आपने थूकना नहीं है, तो कानून अगर आप बना दें लेकिन उस कानून को एनफोर्स करने के लिए जो मैकेनिज़्म चाहिए वो आप नहीं बनाते और लोग थूकते फिरते हैं हर जगह पे, या पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना हमारे यहाँ क्रिमिनलाइज कर दिया गया, इसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना रख लिया गया। लेकिन आप जाइए, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके दफातर में, उनकी हदूद में, बिल्कुल उनकी आंखों के सामने लोग सिगरेट पी रहे होंगे और रोकने वाला कोई नहीं है।
तो जब वो कानून को नाफिज करने की आपकी विल मौजूद ना हो, और ये विल अगेन आपकी जो एजुकेशन है, तालीम है, वहाँ से आएगी, तरबियत है, वहाँ से आएगी। तो हम स्पेंड नहीं कर रहे, हम जहाँ पे हमें खर्च करना चाहिए वहाँ पे हम खर्च नहीं कर रहे, हम अपने निज़ाम नहीं बना रहे, अपनी जो कौम को तामीर करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम बना नहीं रहे, और जब तक हम वो बनाएंगे नहीं तब तक तरक्की नहीं हो पाएगी। जो बुनियादें हैं कौम की तामीर की वो कानून में है, कानून के निफाज में है, वो वैल्यूज़ में है, वो एक दूसरे का एहतराम करने में है, एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करने में। अब ये चीजें दुनिया ने निसाब में भी शामिल कर दी हैं कि नेबरहुड के साथ कैसे बिहेव करना है। जी अभी नहीं शामिल की, ट्रैफिक वायलेशन जो है निसाब के जरिए से ही सिखाई गई हैं। हाँ। निसाब के जरिए से सिखाई जाती हैं और फिर उनका अमल हर जगह पे नज़र आता है। लेकिन अगर उस्ताद सिखाने वाला सिखा रहा हो कि आपने एक सुर्ख बत्ती होती है, ट्रैफिक का सिग्नल होता है, वहाँ पे आपने रुकना है, और आप जब अमली तौर पे वहाँ जाते हैं तो आपको नज़र ये आता है कि जो ट्रैफिक की बत्ती पे रुक गया वो तो हमेशा के लिए रुक गया, जो गुजरते जा रहे हैं उनको रास्ता मिल रहा है, जो रुक रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो इंसान सीखता वो है जो हो रहा है। सो बिहेवियर्स कैसे सीखे जाते हैं, कैसे अडॉप्ट किए जाते हैं, इसके ऊपर बड़ी थेरीज हैं। जो रिवार्ड और पनिशमेंट का एक मैकेनिज़्म मज़ाहिब के अंदर भी मौजूद है और इंसानी तारीख में अरसा दराज से मौजूद है। तो अगर वो सिस्टम सारा मौजूद ना हो तो हम सिखा नहीं सकते। बिल्कुल। और जब तक आप ये अक़दार सिखाते नहीं हैं, जब तक एक दूसरे का एहतराम आप सिखाते नहीं हैं, तब तक सोसाइटी की तामीर नहीं हो सकती। मियाँ साहब आपके नाना ने एक सेकंड मियाँ साहब अभी बात कर रहे थे कि कायद-ए-आज़म की बेटी आई तो लोगों ने लाइन लगा ली। मैं ये सोच रहा था कि ये क्यों, किसी ने कहा तो नहीं उनको, लेकिन कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी से जो डिसिप्लिन एसोसिएटेड है वो किसी ने बताया, लेकिन लोगों के दिल में ट्रांसफर कर लोग लाइन लगा खड़े हो गए। दूसरी चीज़ जो अभी हम तालीम की बात कर रहे थे, देखिए अक़दार पाकिस्तान हमारे तो ये सारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे घरों से सिखा के दिए जाता रहा, कबूल करता रहा, और फिर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सॉरी, मैं इतना बड़ा वो मुसलमान भी नहीं हूँ, ना ही मैं इतना वो हूँ, लेकिन हमारे तो ये फ़राइज़ में शामिल है। अभी हम साइंस की बात कर रहे थे, हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम वो साबित करें जो सब कुछ कुरान ने कहा है वो सच है हमारे लिए, दुनिया में बता रही है, हम उसको मानने को तैयार नहीं है। हम मानने को तैयार नहीं है इसलिए कि हमें अकल ही नहीं है, ना समझ है हमें, तो हमने हर चीज़ को एक अजीब किस्म के उसमें फंसा के रखा हुआ है। तो तालीम बेसिक है आपके नेशन बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, बेसिक है तालीम आपके, और वो हर लिहाज से हमारे तो मोमिन की तो मीरास ही तालीम है ना, अकल की डेवलपमेंट है। हम उस तरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी जाने की हमने कोशिश की ही नहीं ना, जो हमारा वो है। पर चलते मियां साहब, आपके नाना अल्लामा इकबाल साहब ने कायद-ए-आज़म के बारे में फरमाया था कि ही इज इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल, ना कोई इसकी कीमत लगा सकता है, ना कोई इसको करप्ट कर सकता है, चाहे वो गोरा हो चाहे वो हिंदू हो। एक वो बेंचमार्क था कायद की क़यादत का। फिर बात घूम फिर के तो क़यादत पे आएगी ना मियां साहब, क्योंकि हमें भरवाई इसी क़यादत पे। नहीं, ये तो एक तो मैं जनरल साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि सबसे जो पहली चीज़ होनी चाहिए, अब लेट्स लुक एट कि सोल्यूशन क्या है हर चीज़ का, हम तो सिर्फ फॉल्ट ही देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो सिलेबस है, जो तालीम का सिलेबस है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, और इसको इसके अंदर लोगों को इन्वॉल्व करें, जो लोग इस अहल हैं उनको इसके अंदर डालें, ताकि हर किस्म का जो हमारा जो अब जो ये बच्चों का जो सिलेबस है, इसको देखें। जो हुकूमत आती है वो तो हिस्ट्री बदल देते हैं, ठीक है। ज़िया-उल हक के ज़माने में कुछ और हिस्ट्री थी, मियाँ साहब के ज़माने में कोई और हिस्ट्री थी, उससे पहले कोई आया कोई और हिस्ट्री थी। मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो समझते थे कि बिल्कुल हर चीज़ को वेस्टर्नाइज कर दो, ठीक है। शायद यही दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मॉडर्निज्म, कि मॉडर्न क्या होता है और वेस्टर्न क्या होता है। यू कैनॉट से कि भाई जीन्स पहन लो, या अगर आप कोई इस तरह की कोई, तो यही मॉडर्निज्म है। मॉडर्निज्म होती है जो आप टर्की में जाके देखें कि मस्जिद भी साथ है और गिरजा भी साथ है। जो मुसलमान हैं वो मस्जिद में जा रहे हैं, जो ईसाई हैं वो गिरजे में जा रहे हैं। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि हमें टर्की से और ईरान से डेफिनेटली हमें वहाँ से उनके जो वो कर रहे हैं। एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, पीछे कुछ चंद साल पहले
एक प्रोग्राम टेलीविज़न का हुआ करता था इस्तांबुल से, तो मुझे भी वहाँ इनवाइट किया गया। तो उस रात को हम चंद लोग, हमने एक वहाँ बड़ा मशहूर एक रेस्टोरेंट है, तो वो वहाँ जगह नॉर्मली नहीं मिलती। खैर हम कुछ चंद दोस्त वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो जाहिर बात है कुछ 400-500 बंदा अंदर बैठा हुआ था, कुछ 200-400 बंदा बाहर बैठा हुआ। अब मैंने कहा क्या करूँ, जो उनका जो मेजर जो था ना, मेटर डी जो मेजर डोमो उनका जो भी बंदा था, वो बड़ा अच्छा भारी सा तुर्की था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा आई हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, एंड आई हैव कम ऑल द वे टू हैव द फूड इन योर रेस्टोरेंट। उसने मुझे गले से लगाया, उसने कहा यू आर माई ब्रदर, यू जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद उसने, तो मारिया वास्ती उसकी प्रोग्राम की होस्ट थी, तो दूसरे दिन प्रोग्राम में उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या वजह है। तो मैंने कहा इस वजह ये है कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाई हुई है, आपने नहीं पढ़ाई। फिर मैंने बताया कि जो सारी खिलाफत मूवमेंट थी, हाँ, कि उसमें क्या किरदार था जो मुसलमान थे यहाँ के, और औरतों ने अपना जेवर उठा के दे दिया, और वो जो BMA की जो मुट्ठी भर आटे की जो एक मुहिम थी, जो मुहिम चली थी कि चलो कुछ नहीं तो एक मुट्ठी भर आटा ही दे दो। सो और फिर वो जो हमारे वहाँ एक पंजाबी रेजिमेंट थी जी, हु रिफ्यूज टू फायर ऑन द अगेंस्ट द टर्क्स, और उन सारों को तोपों के सामने रख के उड़ा दिया गया। दे हैव नॉट फॉरगॉटन इट। हम जब तक अपनी सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, इकबालियात सही नहीं पढ़ाएंगे, मैं समझता हूँ कि अलामा की जो किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये लाजमी जो बच्चा ग्रेजुएट यहाँ से हो उसके लिए ये किताब लाजमी होनी चाहिए। जवाद साहब, यही बात जो एक्सट्रीमिज्म है, जो इम्पेशेंस, इनटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त, जगह जगह पे लोग लड़ रहे हैं। अभी यहाँ से उठ के जाएंगे, ये बाहर निकले यहाँ से हम इस ग्रेटर इकबाल पार्क से, तो आप देखेंगे कि 10 जगहों पे आप लोग लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ये जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म आया, इंतहा पसंदी लोगों में आई है, ये जो हमने 17 साल देखे हैं दहशतगर्दी की नज़र हो गए पाकिस्तान के, ये जो सूफीज़म था, ये जो मिस्टिसिज्म था, ये जो स्पिरिचुअलिज्म था, ये जो मौसीकी के ज़रिए से, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के ज़रिए से हम लोगों को पैगाम दे सकते थे, इसको कैसे देखते हैं आप? उसकी ज़रूरत कितनी है अब? अच्छा, वेरी स्ट्रेंजली, दो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट अ सूफी बाय प्रैक्टिस, लेकिन उनका एक 11 सितंबर का जो उन्होंने जो बयान है, उनका जो खिताब है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो आपको उसे मिल जाता है, अपार्ट फ्रॉम मीन्स टू प्रॉस्पेरिटी, और वो तो हम बाद में देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो पूरा कैरिकेचर एक जो खींच दिया उसमें, वो क्या कहते, मतलब आई एम नॉट कोटिंग हिम वर्बटम, मैं सारे वर्ड्स नहीं मुझे एक्चुअली याद, मैं बता सकता हूँ कि कहते क्या थे। उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर मॉस्क, टू एनी प्लेस ऑफ योर वर्शिप। फिर उन्होंने कहा you can belong to any caste, creed or religion. It would have nothing to do with the business of the state. फिर उन्होंने कहा, और बड़ी ये सबसे मजेदार बात है, और इट्स अ वेरी रेडिकल थिंग टू से एट दैट टाइम, जो मैं बोलने लगा हूँ आज भी रेडिकल है। आप बोलते हैं तो आप कहते हैं यार ही, हाँ, वो कहते हैं कि they will come a time when Hindus will cease to be Hindus as Pakistanis in Pakistan. When Hindus will cease to be Hindus, then Muslims will cease to be Muslims, not in the religious, but in the political sense. अब मुझे बताएं कि इस पूरे मामले, अगर ये आप ये पढ़ लें, कोई पढ़ा दें, मैं तो कहता हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको क्यों नहीं पढ़ाते, बल्कि हर क्लास में पढ़ाएं। ये एक्सट्रीमिज्म किसी किस्म का भी नहीं तो के ज़माने से वो उसकी ओरिजिनल जो स्पीच थी वो गायब हो गई हुई वहाँ से, उनकी कायदे-आज़म की मिल गई, अभी आ गई है माशाल्लाह। अब रिलीजन, प्रोविंशियलिज्म, सेक्टेरियनिज्म, फिर ये जो सेपरेटिज्म, मतलब सेशनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, ये सारी की सारी एक्चुअली किसी माननी नहीं रखती। अगर आप इसको देख लें कि वो कहते क्या थे, भाई आपने इस मुल्क में हर इंसान को प्रॉस्पेरिटी देनी है, उसके बच्चों को स्कूल भेजना है, उसको उनको हेल्थ की फैसिलिटी देनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छी देनी है, ताकि वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के हवाले से इस मुल्क में रह सकें। अगर आप ये सब देते हैं तो व्हाई वुड समबडी वांट टू फाइट? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम जारी है। एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, मेहमानों से मजीद बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ एक बहुत मुनफरिद पैनल मौजूद है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज का पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तस्नीम नूरानी साहब, हम देखते हैं कि जब भी कोई स्टेट बनती है तो वो एक रॉ फॉर्म में है, वो फिर एक सफ़र करती है टुवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आइडियल स्टेट्स हैं वो हम देखते हैं, वो या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या जो वेस्टर्न यूरोप है, कनाडा है। पर इनमें भी अगर हम मजीद देखें तो जो स्कैंडिनेवियन 5-6 मुल्क हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्थ लिविंग ममालिक जिनको कहा जाता है, जो सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी, तो कायद का विजन जो था वो भी इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का था। एक फलाही रियासत होनी चाहिए थी। तो फलाही रियासत में तो जो रियासत को माँ का दर्जा जिस तरह हासिल है कि उसको तालीम, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, सैनिटेशन, जितने भी काम है वो रियासत पे करने हैं अपने शहरी के लिए, तो ये हम तो सिक्योरिटी स्टेट बन गए ना, आप तो वेलफेयर स्टेट तो नहीं बन सके। देखिए, इस मुल्क का अलमिया ये रहा है कि चूंकि 5 साल की हुकूमत होती है, तालीम पे किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि तालीम का जो फीडबैक है या उसका इम्पैक्ट है वो 10 साल के बाद आता है, 15 साल के बाद आता है, 20 साल के बाद। तो किसी भी हुकूमत ने उसको प्रायोरिटी नहीं दी। मैं समझता हूँ बाशमूल मौजूदा हुकूमत जो है कि जब ये सारे जिन मुल्कों का आपने नाम लिया है, ये मुल्कों की जो बेसिस है वो ये है कि एक तालीम याफ्ता कौम, जिसको कि आप तरबियत भी दे सकते हैं, जिसको कि आप ढाल भी सकते हैं, जिसको कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी सबसे ज़्यादा है कि हमारे जो तबकात हैं तालीम में, कि हमारे पास मदरसे का एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, एक प्राइवेट स्कूल का सिस्टम है, इनमें इतना फ़र्क है। तो प्राइवेट में भी ओ लेवल्स और अमेरिकन सिस्टम, और वो प्राइवेट में तो एक बच्चा है 4 साल का, वो 40,000 रुपये पर मंथ पे पढ़ रहा है, और जो दूसरी तरफ बच्चा अगर स्कूल भी जाता है, वो 25 मिलियन में नहीं भी शामिल, तो उसकी 10 रुपये या उसकी फ़ीस मुफ्त है या वटेवर। तो हमारा जो इस मुल्क का जो हल है, वो जब तक के हमारे हाकिम कोई ऐसा नहीं आता जिसको पता है कि भाई मैं अगर 5 साल से ज़्यादा नहीं भी इलेक्ट हो सकता, तो कम से कम मेरी जो विज़न है वो तालीम की तरफ होनी चाहिए। ये जो सारी सड़कें हैं और ये सारी जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो बड़ा टेम्परेरी वावा है, और आपने इतने वसाइल और इतना टाइम ज़ाया कर दिया। हम जो है, हम अपने आप को बड़ा क्रेडिट करते हैं कि जी हमने भी बड़ी तरक्की की है, 1947 में बड़े गरीब थे, मगर आप देखेंगे आपके साथ जो बने थे उनका क्या, उनके कि वो सिंगापुर है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, बांग्लादेश जो आपसे टूटा 30 साल 35 साल पहले, वो आपसे आगे बढ़ गया। इंडिया जो है वो क्लेम करता है बहुत सारी चीज़ों में, तो तरक्की तो हुई क्योंकि पीस थी, कोई जंग नहीं हुई पिछले 70 साल में। कंपैरेटिव तरक्की तो नहीं हो सकी ना, कंपैरेटिव तरक्की नहीं हो सकी। तो ये जो हमारा हुकूमत का निज़ाम है, इसमें इंसेंटिव नहीं है किसी हाकिम को असल एजेंडे पे काम करने के लिए। वो सर्वाइवल के एजेंडे पे काम करता है, आने के लिए भी सर्वाइवल रहता है, फिर बचने के लिए सर्वाइवल के एजेंडे पे काम करता है। एक अलमिया हमारा है। और जब ये कई हाकिम ऐसे आए जिनको कि बहुत यानी लीड मिली और बहुत हैवी मैंडेट मिला, उन्होंने उस वक्त का भी फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने फिर भी अपने सेल्फ सेंट्रिक, कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई हम अगर ये चीज़ें करेंगे, इतना हमारा हैवी मैंडेट है, हम चले जाएंगे। तो हमारा तो अलमिया जो है ना, वो देखिए ना, आपने कहा कि सुपीरियर हायर एजुकेशन है या उसमें बहुत कम है, वो तो है ही है, बट बेसिकली जब तक के एजेंडा नंबर 1 ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट बी एजुकेशन, कोई फायदा नहीं, एंड विल नॉट बी यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन, यू नो, आप ये चीज़ें जो हैं वो फायर फाइटिंग तरीके से करते रहेंगे, एज ए कौम आप नहीं निकल सकते। आखिरी 3 सवाल हैं जी, आखिरी तीन सवाल। प्रोफेसर साहब, 1946 का जब इलेक्शन हो रहा था बड़े सगीर का, तो कायद-ए-आज़म जो है वो पेशावर आए। अब हज़ारों के करीब पख्तून उनके सामने मौजूद है। अब ये उस जलसे में एक शख्सियत मौजूद थी उस वक्त, ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। वो खुद उस जलसे में मौजूद थे, वो पख्तून, हज़ारों पख्तून मौजूद हैं, और कायद-ए-आज़म की उर्दू वो समझ नहीं पा रहे थे, और कायद-ए-आज़म उर्दू में स्पीच कर रहे थे, और कायद-ए-आज़म जो है उनके हर जुमले के बाद उनको बड़ा ग्रेट अपलॉज मिल रहा था, लेकिन समझ किसी को नहीं आ रही थी। लेकिन जितने भी हाज़रीन थे वो सारे पख्तून कह रहे थे कि समझ नहीं आ रही, लेकिन जो कह रहा है क्या ठीक रहा है। ये थी सिंसेरिटी, ये थी दिल से निकलने वाली बात जो असर करती है। यहाँ पे तो वो जो सिंसेरिटी का फैक्टर है लीडरशिप के अंदर, कि वो जबान भले कोई एक गैर मानूस जबान बोल रहा हो, लेकिन लोग उसके साथ अपनायत महसूस करें। देखिए,
सबसे पहले अगर आप देखें, आपने ज़बान की बात की, ज़बान तो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये एक डायमेंशन है। कम्युनिकेशन तो बड़े और तरीक़ों से भी होती है। कायद की जो आइडियालॉजी थी वो कनेक्टेड थी पास्ट के साथ, डीपली रूटेड इन द सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ। हमारे यहाँ एक बड़ा सीरियस डिस्कनेक्ट पाया जाता है। देखिए, हमने कायद की जो टॉलरेंस और एक प्लूरल पाकिस्तान बनाना जो चाहते थे, उससे हमने इन्हिराफ किया, उससे एक डिस्कनेक्ट पैदा हुआ, कौम की डायरेक्शन ख़त्म हो गई। एक शख्स आया, उसने एक पर्सपेक्टिव दिया, दूसरे ने उसको नलीफाई करके एक और पर्सपेक्टिव दे दिया। जब किसी सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ नहीं होती, जब डायरेक्शन नहीं होती तो डिस्पर्स हो जाती। मिसाल के तौर पे हम सब लोग किसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो इकट्ठे रहेंगे ना, जब कोई मंजिल ही ख़त्म हो गई तो हम डिस्पर्स हो जाएंगे। अब हमारे साथ इशू ये हुआ है कि गुज़श्ता 30-40 साल से जो भी इक़्तिदार में आया उसने अपनी डायमेंशन देनी शुरू कर दी। ठीक है, अब देखें, जो अल्लामा इकबाल की और कायद-ए-आज़म की एक हिस्टोरिकल लेगेसी जिसके साथ वो टच थे, इसीलिए लोग उनकी बात सुनते थे ना। इसी मुकाम पे उन्होंने जो अंग्रेजी की तकरीर की थी, लोग कहते थे बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन बात हमारे मफाद की है, क्योंकि वो कनेक्टेड थी पास्ट के साथ। ठीक है, हम कनेक्टेड नहीं रहे। हमने बच्चे को पता नहीं क्या पढ़ा दिया। ठीक है, इस वक्त क्या निज़ाम तालीम है, नोबडी अंडरस्टैंड्स वो सोसाइटी को, सिविलाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, किसी को पता नहीं। आखिरी 2 मिनट जी, जनरल साहब से और डॉक्टर साहब से। जनरल साहब, सिविलियंस जो है वो तो नहीं सीखे, पता नहीं अब ये जो रजीम आया है, इमरान खान साहब को पहली बार मौका मिला है, ख़ासतौर पे गुज़श्ता 30 सालों में ये जो 2 जमाती निज़ाम था, एक वो टूटा है और एक नई जमात आई। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। हमारी फौज सीख गई है कि अब हम इंटरवीन नहीं करेंगे, एक दफ़ा इनको मौका दें, हम ये कोयलों की दलाली में मुँह काला नहीं करवाएंगे, इनको मौका दें, ये देखते हैं कि इनमें कितना पोटेंशियल है, कर लें जो करना है इन्होंने। देखिए, आज की फ़ौज और गुज़श्ता 15-20 साल की फ़ौज का मुवाजना नहीं है। एक तो आज की जो फ़ौज है ना, ये भट्टी में से निकले कुंदन बनी हुई है ये सारी। इसमें से जनरल से लेके सिपाही से लेके जनरल तक वो एक बैटल के थ्रू, मतलब चलती हुई गोलियों से निकल के आया हुआ है। उसका जहन अजीब किस्म का मुख्तलिफ जहन है, उसकी सोच मुख्तलिफ है, मेच्योर्ड सोच है। मतलब बैटल से ज़्यादा मेच्योरिटी कोई आपको चीज़ नहीं देती फौजी को। दूसरी चीज़ जो कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग है उसकी, आज के हालात के मुताबिक वो समझ गए हैं कि मुल्क चलाना फ़ौज का काम नहीं है। देखो, ये भी जानते हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने देना ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं। सो दोनों चीज़ें वो समझ गए हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, गुज़श्ता 10-12 सालों से लगातार जो चीफ्स आए हैं उन्होंने गवर्नमेंट्स की चलाने की कोशिश की है, गवर्नमेंट की मदद करने की कोशिश की। वो अलग बात है, गवर्नमेंट सुने ना या गवर्नमेंट समझे ना, या गवर्नमेंट के जो लोग हैं बैठे हुए उसको अपनी ज़ात का मसला बना लें, वो अलग बात है। लेकिन कोशिश ये की गई है कि इनको एक पाथ पे एक तरीके से चलाएँ ताकि पाकिस्तान के किसी को एक मकसद की तरफ तो चले ना, कुछ उस जगह मंजिल पे पहुँचे। तो जिस तरह भी डॉक्टर साहब बात कर, मंजिल एक है हमारे सामने, कायदे हमारे दे गए हैं, हम उस तरफ पहुँचने के लिए चलें तो सही ना, उस तरफ तो चलना शुरू करें सफ़र, अल्लाह करे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट। तोपों की सलामी भी दी जाती है 25 दिसंबर को। हमारे जो हुक्मरान होते हैं वो मज़ार कायद पर जाके वहाँ पर भी उन्हें सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर और वो जो वहाँ पे तब्दीली, गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब और तराने और छुट्टी, सब सारा एक बहाल समा होता है। ये 70 साल से हो रहा है। अगले 20 सालों में आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, तोपों की सलामी भी ज़रूरी है, जो सिंबॉलिक रिस्पेक्ट की एक एक्सप्रेशन है वो भी ज़रूरी है, मगर असल एहतराम और असल रिस्पेक्ट तो ये है कि हम उनके अक़वाल पे, उनकी कही हुई बातों पे, उनकी डायरेक्शन पे अमल करें और अपने मुल्क को, अपनी कौम को उस तरफ लेके चलें जिस तरफ को हमें गाइड किया गया फोर फादर्स की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम जो अभी गुफ्तगू सब साथियों ने की, अगर हमारी हुकूमतें इस पर अमल कर सकें और उसकी रोशनी में पॉलिसीज़ बना सकें, और बिलखसूस मेरा ख्याल है सबका कंसेंसस है कि तालीम में अगर हम इन्वेस्ट कर सकें और मैस लेवल एजुकेशन जो है उसमें कोई मकसदियत ला सकें, उसको नेशन बिल्डिंग की राह पे डाल सकें, तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह से रैंडम तरीके से एक चीज़ इधर से उठाई उधर रखी, उधर से उठाई उधर रखी, और एडहॉक और रैंडम जो चेंजेस हम करते रहे हैं शुरू से लेके अब तक, अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर तरक्की का रास्ता हमारे हाथ में नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मीनार पाकिस्तान के साए तले ये 6 इंतहाई मोतबर शख्सियात का जो
मुत्तफिक का रेजोल्यूशन वो ये है कि एक अनपढ़ जाहिल मुतशद्दिद मुश्तइल हुजूम पैदा करने की बजाय बेहतर है कि एक पढ़ी लिखी कौम पैदा की जाए। और जो चीफ जस्टिस साहब ने जो पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ जिधर इशारा किया, ये जो सेंसिटाइज किया है इस इशू को, ये दुनिया की छठी बड़ी अफरादी कुव्वत, 22 करोड़ लोग यानी 22 करोड़ दिमाग, 44 करोड़ हाथ और 44 करोड़ कदम। ये 22 करोड़ जो दिमाग और 44 करोड़ हाथों में हमने कशकोल पकड़ाना है या डिग्रियां पकड़ानी है और तेशे पकड़ाने हैं, कुदालें पकड़ानी है, ताकि ये पहाड़ों का सीना चीर के और उनसे अपने लिए कुछ निकाल सके। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।